नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आपका अपने परिवार स्टडी विद गाजीपुर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चली होगी। आज के हम इस वीडियो में आपको कक्षा 10 के साइंस के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखवाए थे उन सब के सोल्यूशन देने वाला हूं। बने रहिएगा अंत तक और इन क्वेश्चनों को बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। इसके पीछे मैंने आपको फिजिक्स के क्वेश्चनों को बता दिया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से पहले उस वीडियो को देख लीजिए। फिर इसके बाद आज हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन कॉल करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चनों को। क्वेश्चन है, इसमें पहले लेसन का सारे क्वेश्चन है और पहले लेसन में आपको जितनी भी अभिक्रियाएं हैं उन सभी अभिक्रियाओं के बारे में आपको बताता हूं। देखिए, पहली अभिक्रिया का नाम है संयोजन अभिक्रिया। तो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित इसकी परिभाषा लिखना रहेगा आपको। ठीक है, तो देखिए संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। याद रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कितना एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका उदाहरण क्या लिखेंगे, C+O2 इक्वल टू C को O2 से जोड़ेंगे क्या बनेगा, CO2। ठीक है, आगे CaO, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करता है इसको हम कहते हैं सूखा चूना। याद रखिएगा इस बात को, सूखा चूना। और जब यह जल से अभिक्रिया करता है तो यह बनाता है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। ठीक है, जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जितने मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूं ये सब बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए इनको एक बार जरूर पढ़ के जाना आपको। ठीक है, तो कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड। और सूखा चूना जब जल से अभिक्रिया करता है तो यह क्या बनाता है, बुझा हुआ चूना, जिसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह अमोनिया, NH3 का नाम है अमोनिया। अमोनिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो यह दोनों आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, NH4Cl, जिसका नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, थोड़ा परिभाषा पे ध्यान दीजिए आप कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, कितने पदार्थ हैं, दो पदार्थ है कि नहीं, तो वही कह रहा है जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कितना एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यह उत्पाद कितना, एक ही तो है, तो एकल उत्पाद का निर्माण करें तो ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यह परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसकी नेक्स्ट परिभाषा को देखते हैं आप। देखो नेक्स्ट परिभाषा इसकी है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसका उदाहरण भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिखेंगे, इसी का उल्टा लिख दीजिए, संयोजन का अपोजिट क्या हो जाता है, वियोजन हो जाता है। इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, यहां पर एक अभिकारक वियोजित होकर दो उत्पाद बना लेता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, जो मैंने यहीं पे लिखा है। देखिए, जब किसी एकल अभिकारक को गर्म करने पर वह दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और इसी अभिक्रिया को आप उल्टा करके लिख दीजिए, वह वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। संयोजन अभिक्रिया को उल्टा करके लिख देना है, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। देखो मैंने लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। यह है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO का नाम कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 का नाम जानते ही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो यह किसमें वियोजित हो जाता है, CaO में और CO2 में। तो यह एकल अभिकारक है और एकल अभिकारक दो उत्पाद में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया को ही हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसको देखिए मैंने इसी को उल्टा करके लिख दिया है, NH4Cl को जब गर्म करेंगे तो यह क्या बनेगा, NH3 प्लस HCl। NH4Cl का नाम मैंने आप बताया आपको अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और इसका नाम अमोनिया, और इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है,
तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एकल अभिकारक वियोजित होकर दो उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर इस पर और 1 नंबर उदाहरण पर मिलता है। 2 नंबर का यह प्रश्न पूछा जाता है आपसे अभिक्रिया के बारे में आपसे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है, ठीक है, इसको इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा आप क्या लिखेंगे, तो पहले आप परिभाषा देखिए। तो विस्थापन का अर्थ होता है कि किसी को हटाकर उसका स्थान लेना। तो ऐसी अभिक्रिया के साथ होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है और उसके स्थान पर क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो वही लिखा हमने, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व, ठीक, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ले लेता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर Fe है, यह कॉपर से अधिक क्रियाशील, ठीक है। तो कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण जैसे यह रिएक्ट करेगा, इससे अभिक्रिया करेगा, वैसे यह FeCu को हटा देगा इसके स्थान से और इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो FeCu के स्थान पर प्रतिस्थापित हो रहा है। देखिए यहां से इसको हटा दिया, हटाने के बाद देखो इसके स्थान पर क्या हो गया, प्रतिस्थापित हो गया। जहां Cu था वहां पर क्या आ गया, Fe आ गया। ऐसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट उदाहरण देख लो इसी में, जिंक जो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो जिंक जो अभिक्रिया करता है CuSO4 से, तो यह कॉपर को हटा देता है इसके स्थान से और हटाकर इसके स्थान पर क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया को ही हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो कॉपर के स्थान पर कौन आ गया, जिंक आ गया, ZnSO4 कॉपर बाहर निकल गया, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि यह अधिक क्रियाशील है कि कम क्रियाशील तत्व है, तो मैंने यहाँ पे क्रियाशीलता लिखा है, ठीक है। जो ऊपर है वह अधिक क्रियाशील है, जो उसके नीचे है वह उससे कम क्रियाशील है। आपसे पूछा जाए कि पोटेशियम और सोडियम में कौन अधिक क्रियाशील है, तो जो ऊपर रहेगा वह अधिक क्रियाशील होगा, जो नीचे होगा वह कम क्रियाशील होगा। तो पोटेशियम अधिक क्रियाशील होगा और सोडियम जो होगा वह कम क्रियाशील होगा। अब देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आपसे पूछ दिया जाए कि कौन अधिक क्रियाशील है, तो आप क्या बताएंगे कि मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील है, किससे, एल्यूमिनियम से, ठीक है। तो यह रासायनिक श्रेणी है, इसको आप याद रखेंगे कि क्रियाशीलता का यदि वर्णन करना रहेगा तो आप इसको देखकर बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जिंक है और कॉपर यहाँ पे नीचे है, तो जिंक क्या है, कॉपर से ऊपर है ना, इसलिए जिंक अधिक क्रियाशील है किससे, कॉपर से। तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर यदि उसका स्थान ले लेता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। अब देखिए नेक्स्ट इसका अभिक्रिया क्या है, नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ हम चलते हैं, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। पढ़ना तो सभी है आपको, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये वाला द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया जो इस साल भी पूछा गया था आपसे, ठीक। तो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे आप कि वह अभिकारक यौगिक, पहली बात तो आप यह भी जान लो अभिकारक किसे कहते हैं, जो तीर के पीछे लिखा है यह अभिकारक है, जो तीर के आगे लिखा है उससे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। मतलब कि यह अभिकारक है जो इधर लिखा हो गया, ठीक, और जो तीर के आगे देखो तीर है ना, इसके शीर्ष के जो आगे लिखा है इसको हम कहते हैं उत्पाद, ठीक है। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। जैसे यह अभिकारक है तो यह क्या है, उत्पाद, CaOH2 अभिकारक है तो यह क्या है, उत्पाद है। इसी तरह Zn और CuSO4 क्या है, अभिकारक है और यह क्या है, उत्पाद है, ठीक है। इसका नाम जानते हैं आप लोग, कॉपर सल्फेट, क्या होता है, कॉपर सल्फेट। इसी तरह यह Zn लगा तो जिंक सल्फेट हो जाएगा, जिंक सल्फेट, ठीक है। तो अभिकारक उत्पाद में आपको डाउट नहीं होना चाहिए, जो तीर के पीछे लिखा है वह अभिकारक होता है, जो तीर के आगे लगा उसे उत्पाद कहते हैं, ठीक है। इसका नाम है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। अब देखिए द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या लिखेंगे आप, वह अभिकारक यौगिक जो अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं, ठीक है, वही उसके स्थान पर वह स्थापित हो जाता है, उसके स्थान पर वह स्थापित हो जाता है। मतलब जो जिसके स्थान से हटता है उसके स्थान पर प्रतिस्थापित होता है और वह उसके स्थान पर प्रतिस्थापित हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि देखिए AB प्लस CD, जो A है यह C के स्थान पर आ गया, जो B है वह D के स्थान पर आ गया। मतलब कि A C को हटा दिया, A किसको हटा दिया, C को हटा दिया, ठीक है। तो A के स्थान पर कौन आ जाएगा, C आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही C को यह हटाया तो यह C हटाने के बाद यह इसके स्थान पर आ गया,
तो ए सी के स्थान पर चला गया और सी ए के स्थान पर आ गया। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ए ही मैंने लिखा, देखो ए किसके स्थान पर चला गया, सी के स्थान पर, तो ये क्या हो गया ए डी, और सी किसके स्थान पर आ गया, ए के स्थान पर, तो क्या हो गया बी सी हो गया। ठीक, अब इसको अभिक्रिया में समझते हैं। तो BaCl2 प्लस Na2SO4, ठीक, बेरियम क्लोराइड, और इसको हम कहते हैं सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो देखो Ba इस सोडियम को हटा देगा, तो सोडियम को हटा के इसका स्थान ले लिया, तो BaNa2 को हटा दिया, तो हटाने के बाद देखो क्या बनाया BaSO4। अब ये Cl2 जो मतलब Ba ने किसको हटाया था, सोडियम को, तो सोडियम किसके स्थान पर आ जाएगा, Ba के स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा Na2Cl2, ठीक है, Na2Cl2, इसी को अच्छे से आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2NaCl, इस तरह लिखा जाता है इसको। ठीक है, तो 2NaCl जो मैंने इस प्रकार लिखा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया भी समझ में आ गया होगा कि पहला तत्व जब दूसरे तत्व को हटाएगा तो दूसरा तत्व पहले तत्व के स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला तत्व दूसरे को हटा रहा है तो दूसरा भी पहले को हटा दे रहा है। ठीक, पहले के स्थान पर दूसरा आ जा रहा है, दूसरे के स्थान पर पहला आ जा रहा है। ठीक है, यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसी यही अभिक्रिया को हम उभय विस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, इस बात को याद रखिएगा। बोर्ड एग्जाम ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उभय विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। इसी तरह और भी अभिक्रियाएं जैसे रेडॉक्स अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी उष्मा शोषी अभिक्रिया है, उनको भी मैं आपको समझा रहा हूँ। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए अब बची हुई अभिक्रिया को भी देख लेते हैं। देखिए इसकी नेक्स्ट अभिक्रिया क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया और उष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा आप कैसे लिखेंगे, इसका उदाहरण भी आपको लिखना रहेगा। उदाहरण में आपको लिखना सिखाऊंगा, पहले इसकी परिभाषा सीख लो। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा क्या लिखना है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा उत्सर्जित होती है उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और उष्मा शोषी का अर्थ क्या होता है, अवशोषित होना, और क्षेपी का अर्थ होता है उत्सर्जित होना। तो शोषी मतलब अवशोषित होना। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा अवशोषित होती है उसे हम क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यही मैंने लिखा है, आइए देखिए। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ अभिकारक से क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा, तो उत्पाद के साथ साथ उष्मा का भी क्या होता है, उत्सर्जन होता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप बोलेंगे जरूर कि उष्मा क्या होगी, उत्सर्जित होनी चाहिए। उत्सर्जन होता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CH4 की अभिक्रिया किससे कराते हैं, मेथेन से। तो मेथेन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। ठीक है, और इसमें जो उष्मा, मैंने इधर उष्मा लिखा है, अर्थात इससे उष्मा क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है। यदि उष्मा को मैं इधर प्लस करके लिख दूं तो इसका मतलब होता है कि उष्मा अवशोषित हो रही है। ठीक है, तो उष्मा यहाँ पे क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है। यदि आपको बोर्ड एग्जाम में उदाहरण नहीं पता है तो आप कैसे लिखोगे, इस तरह लिख देंगे A प्लस B इक्वल टू C प्लस D प्लस उष्मा। ठीक है, यदि इस तरह भी लिखेंगे तो आपको नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है, A प्लस बी इक्वल टू C प्लस D प्लस उष्मा। ठीक है, A और B के स्थान पर क्या हो गया, CH4 और O2, और C और D के स्थान पर ये दोनों हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर आप इसको लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, यह जब नहीं आएगा तब इस प्रकार लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उष्मा शोषी अभिक्रिया की परिभाषा क्या लिखना है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, ठीक है, किसकी आवश्यकता होती है, उष्मा का अवशोषण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि अभिकारक को तोड़ना है, इसको तोड़ने के लिए हमें इसे हीट करना पड़ेगा, उष्मा देनी पड़ेगी, तब जाकर यह किसमें टूटेगा, CaO और CO2 में। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यही लिखा गया कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा का अवशोषण होता है या उष्मा को अवशोषित किया जाता है, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं मतलब उष्मा देते हैं, तब जाके यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक, अब देखिए इसके आगे, इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, नेक्स्ट अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया की आप परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें परमाणु अणु या आयनों से
ठीक है, परमाणु अणु या आयनों से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ठीक है, इसी को लिखा मैंने, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि परमाणु अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, और अपचयन का होता है अर्थ कि परमाणु अणु आयन में इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ता है। ठीक है, तो यही अभिक्रिया लिखी गई है यहाँ पर। तो लिखा गया क्या, देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु अणु या आयनों से इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, Zn से Zn2+ बन रहा है, अर्थात यहाँ पे जिंक की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0 है। अब जैसे याद रखिएगा, जब तत्व तो अकेला रहता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0। जैसे हमने कह दिया N2 की ऑक्सीकरण संख्या 0, ये तत्व तो अकेला है। लेकिन यदि यह किसी के साथ जुड़ गया, ठीक है, जैसे मान लेते हैं NaCl, तब यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 नहीं होगी। यदि यह अकेला तत्व रहता है, जैसे सोडियम अकेला है, क्लोरीन अकेला है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0 होती है। ठीक, तो जिंक से यह Zn2+ बन रहा है, अर्थात 0 से 2+ हो रहा है, अर्थात इसका अर्थ यह है कि यह 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। ठीक, इसी तरह Fe2+ से Fe3+ हो रहा है, मतलब 2 से 3 हो रहा है, अर्थात इसने 1 इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, त्याग किया है। ठीक, तो यही इलेक्ट्रॉन त्याग करने की जो प्रक्रिया होती है, इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम अपचयन कहते हैं। तो अपचयन की परिभाषा देखिए, इसमें चाहेंगे तो और भी आप लिख सकते हो, एल्यूमिनियम Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि यह इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो आप लोग पता है एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, 2 8 3। यदि इसके वाय कोष में, याद रखिएगा, वाय कोष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, यह इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक है, तो वह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। यदि 4 से कम हो तब वह इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। कब, वाय कोष में। यदि किसी भी तत्व के वाय कोष में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। यदि 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जैसे एल्यूमिनियम का देख लीजिए, 2 8 3, इसके वाय कोष में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग करेगा। ठीक है, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो यह त्यागने की ही क्रिया को क्या कहते हैं, हम ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। और भी लिखना होगा तो और लिख सकते हो, कैल्शियम का Ca2+ 2 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। कैसे, कैल्शियम का 20 होता है, 2 8 8 2। देखो इसके वाय कोष में क्या, 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। इसी तरह इसका अपोजिट, 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा क्या लिखेंगे आप, उसको देख लीजिए। इसी का अपोजिट लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु अणु या आयनों द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को, देखिए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। ठीक, अब देखो क्लोरीन के वाय कोष में क्या इलेक्ट्रॉन होता है, 2 8 7 17, 2 8 7। यह वाय कोष में देखो 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। याद रखिएगा, जब कोई तत्व तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह धनायन बनाता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह तत्व ऋणायन बनाता है। ठीक है, तो आप इसे धातु की तरह इसे धातु कह सकते हो और इसे अधातु कह सकते हो। ठीक है, धातु की परिभाषा इसमें लिख सकते हो, अधातु की परिभाषा इसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, 1, इसलिए इस पर कितना चार्ज है, -1। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो जब कोई तत्व जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसके ऊपर उतना ही माइनस चार्ज लिखना है। तो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसलिए इसके ऊपर 2 -2 क्यों, तो कोई भी तत्व अपने वाय कोष में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है, तो क्लोरीन के वाय कोष में 7 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन का 8 2 6। अब इसके अष्टक को पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। 2 इलेक्ट्रॉन जैसे मिल जाएगा, इसके वाय कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए यह 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। और जैसे इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यह क्या हो जाएगा, 2-। ठीक है, उम्मीद करता हूं यह ऑक्सीकरण अपचयन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसका एक ही और बचा है अभिक्रिया, उसको भी देख लीजिए, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसको आप याद रखेंगे। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, इन दोनों को एक साथ बोल दो, इसी को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ हो, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हमने, देखो, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं।
जैसे के लिए देखो यहाँ पर लिखा है सोडियम क्लोरीन, तो मैंने कहा अकेला तत्व है, इसकी ऑक्सीडेशन संख्या क्या होगी? जीरो। क्लोरीन की भी ऑक्सीडेशन संख्या क्या होगी? जीरो। लेकिन इसमें निकालेंगे तो Na+Cl-, तो Na की कितनी ऑक्सीडेशन संख्या है? +1 है, और क्लोरीन का -1 है। तो प्लस कब आता है? ऑक्सीकरण में। माइनस कब आता है? अपचयन में। ठीक है, तो ये देखो इस पर 0 है, आज यहाँ पर क्या हो गया? +1, यहाँ पर कितना है? -1। इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 है और इसकी माइनस है। तो सोडियम का क्या हो रहा है? देखो प्लस मतलब त्याग और माइनस मतलब ग्रहण। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl- हो गया है। ये यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है? रेडॉक्स अभिक्रिया। इसी तरह इसको भी समझ लीजिए, जेडेन अकेला तत्व है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है? 0। और यहाँ पर कॉपर है, तो कॉपर की यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या +2 है और सल्फेट की 2- है, SO4 की 2-। इसी तरह यहाँ पर देखिए जेडियम के यहाँ पे 2+ है, सल्फेट का 2- है, और कॉपर अकेला, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 0। ठीक, तो देखो जेडियम 0 से 2+ हो रहा है, प्लस का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, अर्थात यहां पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है? ऑक्सीकरण। ठीक है, और कॉपर 2+ से कॉपर हो रहा है, अर्थात कॉपर 2+ से इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसलिए क्या बन गया? कॉपर। अर्थात कॉपर इस तरह हुआ होगा, कॉपर 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, इसने जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा तो Cu2+ बनाया होगा। ठीक, लेकिन अब जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा, पुनः कॉपर बन जाएगा। तो यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? 0। तो यहाँ पर कॉपर के साथ क्या हो रहा है? यहाँ पर कॉपर के साथ रिडक्शन हो रहा है, अर्थात अपचयन हो रहा है। तो देख लो, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो रही है, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि जितनी अभिक्रिया है ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जितने भी इसके बचे हुए क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट पार्ट में जल्दी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।